डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज के लेक्चर के अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप लर्निंग। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एग्जांपल्स हैं रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग को थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और दो एग्जांपल्स देखेंगे। एक हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की एग्जांपल देखेंगे और दूसरी जो है वो हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की एग्जांपल जो है वो देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डीप लर्निंग के अंदर या न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग जो है वो कैसे होती है। इसके बाद हम देखेंगे डाटा टाइप्स ऑफ डाटा जो कि डीप लर्निंग के अंदर जो है वो यूज़ होता है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम कुछ न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स को थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि वाई डीप लर्निंग इज़ टेकिंग ऑफ, ठीक है। डीप लर्निंग जो है उसमें रिसेंटली इतनी पॉपुलर जो है वो क्यों हो रही है, क्या वजह है उसके पीछे। तो फाइनली हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो डीप लर्निंग की वो देखेंगे, ठीक है। सो टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डीप लर्निंग जो है बेसिकली इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, मोर और लेस वही आइडियाज़ जो हैं कुछ अडॉप्ट किए गए हैं। जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन की और न्यूरॉन्स की, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसी की बेस पे जो है कुछ जो ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेवलप किए गए हैं जो कि रिच और यूज़फुल इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो लर्न करते हैं। और बेसिकली वो कंपोजिशन होती है लर्न फंक्शंस की, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है बेसिकली एक गोल है, ठीक है। यानी कि ये डेफिनेशन ये नहीं बताती कि ये ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करेंगे। जस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक गोल है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उस तरह से हम लर्निंग जो मशीन हमारी है वो भी उस तरह से लर्निंग करे, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे। डीप लर्निंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर भी होता है, तो डीप लर्निंग के अंदर भी वही बेसिकली आइडिया है कि मशीन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एक्सपीरियंस उसको मिले, जैसे जैसे नया डाटा जो है उसको मिले, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। उसकी लेट्स से अगर वो रिकग्निशन का कोई टास्क जो है वो एप्लीकेशन कर रही है या सिस्टम कर रहा है, लेट्स से फेस आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जैसे जैसे डाटा जो है इंक्रीज़ होगा, एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जाएगी। मशीन लर्निंग आल्दो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर यूज़ होती आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, लेकिन डीप लर्निंग जो है वो सबसे बेहतर अब अप्रोच कंसीडर की जा रही है, क्योंकि वो डीप लर्निंग जो है वो रॉ डाटा पे बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करती है। और इसमें आइडिया जो है वो हायरार्की ऑफ कॉन्सेप्ट्स का है। यानी कि हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि डीप लर्निंग जो है वो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको लर्न करती है, उसके बाद अगली लेयर जो है वो उससे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को लर्न करती है, और उससे अगली लेयर उससे कॉम्प्लेक्स लेयर कॉन्सेप्ट्स को लर्न करती है। और ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कि एंड वाली लेयर तक जो है वो जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स लर्न किए गए होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस जो लर्न की गई होती हैं डीप लर्निंग या आर्किटेक्चर से, वो एंड वाली लेयर के अंदर जो है उनकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की तरफ। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग जो है उसका क्या मतलब है। तो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग जो है बेसिकली वो बहुत मैटर करती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर ओवरऑल, ना सिर्फ डीप लर्निंग के अंदर बल्कि मशीन लर्निंग के ओवरऑल एल्गोरिदम्स के अंदर भी। यानी कि एक ही डाटा की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है हो सकता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ह्यूमंस के लिए, या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इजीली उनको क्लासीफाई कर सकें, और उसी डाटा की दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको वो क्लियरली सेपरेट ना कर सकें, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही डाटा है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, और राइट साइड पे जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर ये डाटा होगा तो इसको हम इजीली एक लाइन के साथ जो है वो सेपरेट
कर सकते हैं, यानी कि ये एक लीनियरली सेपरेबल डाटा बन जाता है इस रिप्रेजेंटेशन के साथ। रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ही हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली जो एग्जांपल है वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से है, ठीक है? हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, कि हमारे पास कुछ जो है हाउसेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? कुछ फीचर्स उनके अवेलेबल हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स उनके अवेलेबल हैं हमारे पास, और उन फीचर्स या एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम उसकी प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें कोई एग्जिस्टिंग डाटा चाहिए ऐसा, जिसमें हाउसेस जो हैं ऑलरेडी जिनकी प्राइसेस गिवन है हमें कुछ फीचर्स के साथ, ठीक है? उन फीचर्स की प्राइस जो हमें गिवन है, उसकी बेस पे हम ट्रेनिंग करवाएं अपनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को या डीप लर्निंग के एल्गोरिदम को, और बाद में नए आने वाले हाउस के नया जो हाउस हमारे पास आए, नए हाउस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, उसके फीचर्स जब हम अपने सिस्टम में एज इनपुट दें, तो वो उसकी प्राइस जो है हमें प्रेडिक्ट करके बता दें, ठीक है? मशीन लर्निंग के अंदर इसे हम लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से, लेट्स से अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर हो जिसकी बेस पे हमने प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, जैसे कि साइज़ ऑफ हाउस है, ठीक है? और साइज़ ऑफ हाउस की बेस पे हमें प्राइस गिवन है, ठीक है? लेट्स से ये 6 हाउसेस हैं जिनका साइज़ भी हमें गिवन है और जिनकी प्राइस भी हमें गिवन है, ठीक है? तो इसमें सिंपलेस्ट तरीका ये हो सकता है कि हम इस पे एक लाइन फिट करने की कोशिश करें, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? इस लाइन से क्या होगा कि आने वाला नेक्स्ट जो भी साइज़ ऑफ हाउस आएगा, हम देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मैप हो रहा है, ठीक है? उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि वो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और वहाँ से हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस जो है, जहाँ पे प्राइस है, उसकी प्राइस जो है वो क्या आ रही है, ठीक है? तो इस तरह से एक लाइन जो है उसको अगर हम फिट कर सकें अपने डाटा पे, तो उसको यूज़ करते हुए हम प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एक फर्दर काम ये कर सकते हैं इस लाइन पे, कि हमें जैसे कि जानते हैं कि जो प्राइस है हाउसेस की वो नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो हम ये कर सकते हैं कि इससे पिछली पिछली जो भी इससे पहले जो भी हमारे पास इस लाइन से जहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रही है, उससे पहले अगर हमारे पास कोई साइज़ आते हैं, तो उसको हम ज़ीरो वैल्यू जो है वो दे दें, ठीक है? ये जो फ़ंक्शन की शेप बन रही है, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं और बाकी फिर जो हैं वो लीनियरली जो है वो उनमें इंक्रीज़ आ रहा है। इस फ़ंक्शन को जो है हम रैलू के नाम से जानते हैं, ठीक है? रैलू फ़ंक्शन जो है उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैक्स ऑफ़ ज़ी कॉमा ज़ीरो मीन्स कि ज़ी या ज़ीरो में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो ही उसका आउटपुट होगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं बेसिकली रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है? इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे आगे जाके, जब हम देखेंगे कि किस तरह से किस-किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो डीप लर्निंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। खैर, तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने देखा अगर एक हमारे पास फीचर है तो उसकी बेस पे हमने अगर प्रेडिक्शन करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक लाइन फिट करें और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शंस कर लें अपनी। इसी के मुकाबले में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं हाउस के, ठीक है? और उसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना है, ठीक है? तो अब ये जो फीचर्स हैं, लेट्स से हमारे पास साइज़ है, ठीक है? नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, ज़िप कोड है और वेल्थ है, ठीक है? यानी कितनी वेल्थी एरिया के अंदर वो जो है लेट्स से वो हाउस वो है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये एक्चुअली हम इन फीचर्स की बेस पे कुछ और फीचर्स जो हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है? यानी साइज़ और लेट्स से अगर साइज़ और नंबर ऑफ बेडरूम्स को देखें, तो ये दोनों फीचर्स मिलके लेट्स से फैमिली साइज़ जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो ज़िप कोड है और वेल्थ है वो लेट्स से कंबाइन अगर उनको किया जाए तो वो उस एरिया के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिटरमिन करते हैं, ठीक है?
अब ये जो फीचर्स को मिला के जो नए फीचर्स बन रहे हैं, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन बन रही है। ठीक है? ये वही चीज़ है जो हम बार-बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ, डिस्कस करते आ रहे हैं। सिंपल फीचर से हम कॉम्प्लेक्स फीचर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है? और वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स जो हैं एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जिन रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे क्लासिफायर जो है वो क्लासिफाई करता है, ठीक है? सो कहने का मकसद ये है कि ये जो 4 फीचर्स हैं, जो 4 इनपुट्स हैं जिन्हें हमने x1, x2, x3 और x4 का नाम दिया हुआ है, इन 4 फीचर्स को यूज़ करते हुए जो एल्गोरिदम है, जो न्यूरल नेटवर्क है हमारा, वो 3 जो है फीचर्स लर्न करेगा, ठीक है? 3 उसकी रिप्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है? अब वो 3 रिप्रेजेंटेशंस का मीनिंग क्या है? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो नेटवर्क है वो खुद से ये वैल्यूज़ लर्न कर लेता है, ठीक है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन 4 फीचर्स से, उनके कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 3 उसकी जो हैं वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, जो कि बेसिकली इस हिडन लेयर के अंदर आ रही हैं, वो उसको लर्न कर लेगा। अब ये जो 3 हमारे पास न्यू फीचर्स आ जाएँगे, इन 3 न्यू फीचर्स की बेस पे एंड वाला जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है जहाँ से y की वैल्यू आउटपुट हो रही है, ये क्लासिफायर जो है ये इन 3 फीचर्स की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है? ये आइडिया है बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है? यानी कि रिप्रेजेंटेशन भी उसने पहले लर्न कर ली और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो परफॉर्म कर दी। तो ये तो एक एग्जांपल थी। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इमेज के अंदर रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और इसमें भी मोर और लेस वही आइडिया यूज़ होता है जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया। पिक्सेल्स की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उन पिक्सेल्स की वैल्यू से अ, जो फर्स्ट हिडन लेयर है वो एजेस को डिटेक्ट करेगी, ठीक है? उसके बाद एजेस डिटेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो कॉर्नर्स और कंटूर्स जो हैं उस इमेज के अंदर से वो आइडेंटिफाई करेगी। और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिला के फर्दर अगर एक और लेयर हम ऐड कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पार्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी। और फाइनल जो लेयर है वो क्लासिफिकेशन करेगी कि आइदर ये जो इमेज है इसके अंदर कार है, पर्सन है या एनिमल है। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही काम हो रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी जो डीप लर्निंग का मॉडल है वो खुद से लर्न कर रहा है। यानी कि पहले सिंपल कॉन्सेप्ट्स उसने लर्न किए, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लर्न किए, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लर्न करने के बाद फाइनली जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट लेयर पे जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एजेस उसने आइडेंटिफाई की, फिर सेकंड लेयर पे जो है वो मोटिव्स जो हैं या कॉर्नर्स या कंटूर्स जो हैं और एजेस की अरेंजमेंट्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया। थर्ड लेयर के अंदर अ, उन मोटिव्स को कंबाइन किया और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उससे आइडेंटिफाई किए और इसी तरह से सब्सिक्वेंट लेयर जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन की 2 एग्जांपल हैं कि किस तरह से जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करते हैं, ठीक है? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लेयर्स हैं इनकी जो फंक्शनिंग है, इसमें ह्यूमन्स जो हैं वो अ उसमें रोल प्ले नहीं करते कि ये लेयर जो है ये क्या लर्न करेगी या किस किस तरह की रिप्रेजेंटेशन लर्न करेगी। ठीक है, हाँ, उसमें हायरार्की ज़रूर डिफ़ाइन करते हैं ह्यूमन्स कि ये अगर इसमें 3 लेयर्स बनानी है, 4 लेयर्स बनानी है, कितने न्यूरॉन्स ऐड करने हैं। लेकिन उन न्यूरॉन्स ने कौन से एजेस को आइडेंटिफ़ाई करना है, कौन से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, ये सारी जो है, ये सारा काम जो है एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये खुद से परफ़ॉर्म करते हैं। और
जो पहले हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, देखिए हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं। एक हमने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की एग्ज़ाम्पल देखी और दूसरी जो है हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एग्ज़ाम्पल देखी है। हाउस प्राइस की प्रेडिक्शन की जो एग्ज़ाम्पल थी, वो स्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्ज़ाम्पल थी, जिसके अंदर डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में होता है, ठीक है? टेबल की फॉर्म में आपने अक्सर देखा होगा, एक्सेल की शीट्स भी जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में होती हैं। इसी तरह से डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा है वो भी टेबुलर फॉर्म में होता है। तो ये इसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है? क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है। इसके मुकाबले में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है, वो उसमें इमेजेस आ जाती हैं, ऑडियो आ जाती हैं, वीडियो आ जाती हैं। अब डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, दे आर गुड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर भी वो यूज़फुल हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर भी, जो कि बाकी जहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो काफ़ी लैग करते हैं, वहाँ पे भी डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वजह उसकी अगेन वही है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो खुद से लर्न कर लेते हैं। तो इमेजेस के अंदर जो हैं, या ऑडियो के अंदर, वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट्स या सिंपल जो फीचर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए मोर कॉम्प्लेक्स जो हैं फीचर्स, वो खुद से आइडेंटिफाई या लर्न कर लेते हैं डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं, और उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो ये दो तरह के डाटा हैं, स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा, जो कि यूज़ होते हैं डीप लर्निंग, दोनों पे काफ़ी सक्सेसफुल जो है रिजल्ट्स देती है। अब थोड़ा-सा न्यूरल नेटवर्क की टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे इस कोर्स के अंदर। वैसे स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, वो फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो इनपुट होते हैं, और उन फीचर्स को यूज़ करते हुए आगे जो है वो जो नेटवर्क है वो इस तरह से फॉर्म होता है कि वो फुली कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, और वो आगे मल्टीपल लेयर्स उसमें हो सकती हैं, और फिर आउटपुट जो है वो वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरी जो टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ये जो है ज़्यादातर इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इमेज डिटेक्शन के लिए, इमेज आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? इसमें जो है एक्चुअली वॉल्यूम्स का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है? और नॉर्मली इसके एंड पे भी एक फुली कनेक्टेड एक या दो लेयर्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो थर्ड टाइप के नेटवर्क्स हैं वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैं, ठीक है? ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, ये भी हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये जहन में रखें कि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं मोस्टली जो टेक्स्ट की एप्लीकेशंस हैं, अ, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है, जहाँ पे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो वहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो ये कुछ टाइप्स थी न्यूरल नेटवर्क्स की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाई डीप लर्निंग इज़ टेकिंग ऑफ, ठीक है? डीप लर्निंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट रहा है ओवर द डेकेड्स। आप कह सकते हैं कि इसको कभी राइज मिला, यानी कि 1950s 60s से इस पे काम हो रहा है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स पे। और फिर इसमें 70-80s में फिर जो है एक राइज राइज हुआ इसमें, इसमें जो है रिसर्च जो है इंक्रीज़ हुई, फिर इसमें डिक्लाइन आ गया। तो अभी इस वजह से ज़्यादा डीप लर्निंग में सक्सेस जो है वो रेट ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि डाटा जो है, वो पहली चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डाटा बहुत ज़्यादा अब अवेलेबल है, जिस पे ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो, ये जो डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। तो अ, अगर हम क्लासिकल जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के मॉडल्स, उसको देखें तो उसमें जैसे-जैसे हम डाटा की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो एक वक़्त आता है कि उसमें कोई एज़ सच इम्प्रूवमेंट्स नहीं आती, ठीक है? उसके मुकाबले में अगर हम एक स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स जो है
वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे-जैसे डाटा इंक्रीज़ होता है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आती है उसकी, ठीक है? इसी तरह से अगर हम जो अपना न्यूरल नेटवर्क है उसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स को बढ़ा देते हैं, तो मॉडरेट साइज़ का एक न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फ़र्दर हमें नज़र आएगा कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? जैसे-जैसे डाटा बढ़ेगा और क्योंकि मॉडरेट साइज़ का न्यूरल नेटवर्क है, तो उसमें और जो है वो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसी तरह से अगर और बड़ा कर देते हैं हम नेटवर्क को और लेयर्स बढ़ा देते हैं तो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये एक ऐसी मेन रीज़न है जिसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो इतने सक्सेसफुल जा रहे हैं। और इसके अलावा कंप्यूटेशंस जो हैं कंप्यूटेशन जिसमें हार्डवेयर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो भी एक रीज़न है कि डीप लर्निंग के इतने पॉपुलर होने की। और इसी तरह से जो एल्गोरिदम्स ओवर द टाइम ओवर द ईयर्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, ठीक है? तो क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर अ, आप कुछ प्लान करते हैं कि हमने लेट्स से नंबर ऑफ़ लेयर्स या नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इतने यूज़ करने हैं, ये डाटा यूज़ करना है, ठीक है? फिर आप उसको कोड करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसके बाद आप इवैल्यूएट करते हैं कि जो एल्गोरिदम जो आर्किटेक्चर आपने डेवलप किया है उसमें क्या वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहा है या उसको चेंज करना चाहिए। तो अगर डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं या उसमें जो डाटा अगर ह्यूज डाटा पे आप उसको ट्रेन करवाते हैं तो उसमें कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने भी लग सकते हैं। तो उसी की जगह अगर आप कुछ ऐसे एल्गोरिदम यूज़ करें या आप कोई ऐसा हार्डवेयर यूज़ करें जो आपको हफ्तों का काम जो है वो दिनों में करके दे दे, 1 दिन में, 2 दिन में, तो उस के नतीजे में बेहतर जो है कह सकते हैं कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो बेहतर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है? और कंप्यूटेशन और एल्गोरिदम्स की जहाँ तक बात है तो इसमें जो फंक्शंस हैं जो जैसे सिग्माइड का फंक्शन था और बाद में रैलू का जो फंक्शन आया, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन जो है जब सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होता था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो जाती थी, यानी कि वो स्लो हो जाता था परफॉर्मेंस उसकी। ट्रेनिंग जो है वो कह लें कि इसे कहा जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती थी इसमें ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन उसके मुकाबले में जो रैलू का फंक्शन है वो काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है? तो अब प्रेफ़र किया जाता है रैलू का फंक्शन बनिस्बतन सिग्मॉइड फंक्शन के, ठीक है? तो ये भी एक वजह है कि अब एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो काफ़ी क्विक हो गई है। बहुत क्विकली हम जो है किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमने किस तरह का आर्किटेक्चर जो है यूज़ करना है, कितना डाटा या किस तरह का डाटा जो है वो यूज़ करना है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से डीप लर्निंग जो है अब बहुत जो है वो पॉपुलर हो गई है। अब फाइनली कुछ एप्लीकेशंस हैं डीप लर्निंग की। एप्लीकेशंस डीप लर्निंग की बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसी तरह से न्यूज़ एग्रीगेशन है या फ्रॉड न्यूज़ डिटेक्शन की एप्लीकेशन है। वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जैसे सिरी है या गूगल के अंदर जो है एंड्रॉयड के अंदर भी एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है अवेलेबल है सपोर्ट के लिए। इसी तरह से इंटरटेनमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे स्नैपचैट के फ़िल्टर्स हैं डिफरेंट, तो उसमें भी डीप लर्निंग यूज़ होती है। इसी तरह से विजुअल रिकग्निशन, इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ जाती है। तो ये एप्लीकेशन है। इसी तरह से हेल्थ केयर के अंदर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इमेज कलराइजेशन के अंदर, इमेज जनरेशन के अंदर, ठीक है, और डीप फेक न्यूज़, डीप फेक वीडियोज़ जो हैं वो इसकी एक एग्जांपल हैं। फर्दर मशीन ट्रांसलेशन जो है उसमें डीप लर्निंग का बहुत अहम रोल है। अभी जो गूगल की इतनी सक्सेसफुल है ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, उसमें भी एक हम कह सकते हैं कि डीप लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
इसी तरह फ़ोटो कैप्शनिंग के लिए भी डीप लर्निंग जो है वो यूज़ हो रही है बहुत सक्सेसफुली। क्वेश्चन आंसरिंग में यूज़ होती है और इसी तरह से और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये आइडिया था जनरली डीप लर्निंग के हवाले से। ये दूसरा जो इसका पार्ट था लेक्चर का इंट्रोडक्शन के हवाले से, ये यहीं तक था। आई होप इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी डीप लर्निंग के हवाले से। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।